इस खास केस फाइल रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम एक लीड इन्वेस्टिगेटर के नजरिए से अपराध जगत की एक ऐसी पहेली को सुलझाने जा रहे हैं जिसने दशकों तक कानून व्यवस्था को चकमा दिया है। हम बात कर रहे हैं डी कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन और उसके सबसे बड़े रणनीतिकार छोटा शकील की। आइए बिना किसी देरी के सीधे इस एनालिसिस में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे मुंबई की तंग गलियों से शुरू हुआ एक मामूली सफर दुनिया भर में फैले एक विशाल ट्रांसनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क में बदल गया। इस केस फाइल का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। हम शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट के शुरुआती दिनों से, फिर सिंडिकेट के काम करने के तरीके, 1993 के टर्निंग पॉइंट, उनकी ग्लोबल शिफ्ट्स, गैंग वॉर और आखिर में उस बड़े इंटरनेशनल मैनहंट पर नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी केस फाइल का पहला सेक्शन, सब्जेक्ट की शुरुआत और उसका क्रिमिनल प्रोफाइल। अब इस बहुत ही चौंकाने वाले अंतर पर गौर कीजिए। एक तरफ शकील बाबू मियां शेख है जो मुंबई के एक बेहद साधारण परिवार से आता था। आर्थिक तंगी के चलते वो छोटे-मोटे अपराधों की तरफ मुड़ गया, और दूसरी तरफ वही इंसान आगे चलकर एक खूंखार इंटरनेशनल क्राइम लॉर्ड बन जाता है, कुख्यात दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड और डी कंपनी का टॉप आर्किटेक्ट। ये क्रिमिनल इवोल्यूशन अपने आप में एक हैरान करने वाली केस स्टडी है। 1980 के दशक का वो दौर इस इवोल्यूशन के लिए सबसे अहम था। यही वो वक्त था जब शकील की मुलाकात अंडरवर्ल्ड के दाऊद इब्राहिम से हुई। उसकी चालाकी और वफादारी देखकर दाऊद ने उसे तुरंत डी कंपनी में शामिल कर लिया। 80 के दशक के अंत तक आते आते शकील कोई मामूली गुर्गा नहीं रहा, बल्कि वो सिंडिकेट का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गया था, और यहीं से उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। अब इस केस फाइल के सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ चलते हैं, सिंडिकेट का मोडस ऑपरेंडी। आखिर इस नेटवर्क ने अपना खौफ और पैसा कैसे बढ़ाया? देखिए, ये कोई छोटी-मोटी गैंग नहीं थी, बल्कि इनका एक पूरा डाइवर्सिफाइड क्राइम पोर्टफोलियो था। बिल्डरों और बड़े व्यापारियों से रंगदारी वसूलना, हवाला नेटवर्क के जरिए काला धन इधर-उधर करना, ड्रग्स की तस्करी और सुपारी किलिंग यानी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये सब इनके ऑपरेशंस का हिस्सा थे। और तो और इन्होंने फिल्म फाइनेंसिंग में घुसपैठ करके एक पूरी इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की। 90 के दशक और उसके बाद सिंडिकेट ने दो बहुत ही हाई प्रोफाइल जगहों को अपना निशाना बनाया, बॉलीवुड और क्रिकेट। बॉलीवुड में स्थिति इतनी डरावनी थी कि एक फ़ोन कॉल पर एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को धमकियां दी जाती थीं। कई लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सिक्योरिटी तक मांगनी पड़ी। दूसरी तरफ क्रिकेट में इस नेटवर्क ने मैच फिक्सिंग और विशाल सट्टेबाजी नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए कमाए। इनका मकसद सिर्फ पैसा बनाना नहीं था, बल्कि अपनी ताकत का अंधाधुंध प्रदर्शन करना था। अब हम आते हैं उस काले अध्याय पर जिसने भारत के इतिहास को और इस सिंडिकेट के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1993 का टर्निंग पॉइंट। 1993 के मुंबई बम धमाके देश के इतिहास के सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक थे। इन धमाकों ने सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान ले ली और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक आपराधिक सिंडिकेट के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा और हिंसक एस्केलेशन था। इसी घटना ने भारतीय कानून और जांच एजेंसियों को अपना पूरा ध्यान इस नेटवर्क पर लगाने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी जांच की फाइलें बताती हैं कि 1993 के इन हमलों की साजिश रचने में छोटा शकील पर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने के आरोप लगे। भारतीय एजेंसियों का साफ मानना था कि इन धमाकों के पीछे वो एक प्रमुख मास्टरमाइंड था। हालांकि ये भी सच है कि शकील ने इन आरोपों से हमेशा और पूरी तरह से इनकार किया, लेकिन कानून की नज़र में वो इस खौफनाक साजिश का एक बड़ा चेहरा बन गया। इस भीषण घटना के बाद जब सिंडिकेट पर प्रेशर बढ़ा तो उन्हें अपनी पूरी लोकेशन और काम करने का तरीका बदलना पड़ा। आइए देखते हैं ये ग्लोबल लॉजिस्टिक शिफ्ट कैसे काम करता था। कानून का फंदा कसते ही बचने का एक प्लान 3 स्टेप्स में शुरू हुआ। स्टेप 1, गिरफ्तारी से बचने के लिए तुरंत भारत से भागना। स्टेप 2, दुबई में एक नया ओवरसीज ऑपरेशनल बेस बनाना जहां से वो अपना काम जारी रख सकें। और फिर स्टेप 3, और ज्यादा सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के डीप कवर ठिकानों में छिप जाना। ये बिल्कुल एक भूल भुलैया जैसा था जहां वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स का फायदा उठा रहे थे। लेकिन क्या देश छोड़ने से उनके क्राइम कम हुए? बिल्कुल नहीं। विदेशी जमीन पर बैठे बैठे ही उन्होंने रिमोट सिंडिकेट कमांड का इस्तेमाल किया। फ़ोन कॉल्स और इंटरनेट के जरिए ये लोग मीलों दूर से भारत के कई शहरों में अपने गुर्गों को कंट्रोल कर रहे थे।
ये उनकी कम्युनिकेशन और तकनीक की उस समझ को दिखाता है जिसने उन्हें निर्वासन में रहकर भी इतना ताकतवर बनाए रखा। बाहर से इतना मजबूत दिखने वाला ये नेटवर्क अंदर से कैसे टूट रहा था? चलिए अंडरवर्ल्ड की उन गैंग वॉर्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने मुंबई की सड़कों को लाल कर दिया था। अंडरवर्ल्ड की सबसे खूनी दुश्मनी वफादारी और विश्वासघात की कहानी है। एक तरफ था छोटा शकील, जो डी कंपनी का सबसे बड़ा वफादार और उनका मेन एनफोर्सर था, और दूसरी तरफ था छोटा राजन, जो कभी इसी डी कंपनी का खास हुआ करता था, लेकिन 1993 के धमाकों के बाद उनका सबसे कट्टर दुश्मन बन गया। इस क्राइम वर्ल्ड में दोस्त को दुश्मन बनने में जरा भी देर नहीं लगती। इस टूट का नतीजा क्या हुआ? एक बेकाबू और खूनी गैंग वॉर। डी कंपनी के इस बंटवारे ने एक ऐसा हिंसक दौर शुरू कर दिया जिसने पूरे आपराधिक इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया। मुंबई और उसके आसपास की सड़कों पर दोनों गुटों के बीच बदला लेने के लिए दिन दहाड़े हत्याएं होने लगी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि अंडरवर्ल्ड पर राज करने की एक खौफनाक जंग थी। इतने बड़े पैमाने पर फैले इस क्राइम सिंडिकेट को रोकने के लिए भारत को ग्लोबल लेवल पर जाना पड़ा। चलिए इस एनालिसिस के आखिरी हिस्से द इंटरनेशनल मैनहंट को देखते हैं। भारत सरकार और एजेंसियों ने कई सख्त कदम उठाए। शकील को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला गया, इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए और दुनिया भर में उसकी संपत्तियों को जब्त करने के अभियान चले। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या थी? प्रत्यार्पण या एक्सट्रेडिशन में आने वाली कानूनी चुनौतियां। पेचीदा इंटरनेशनल कानून, एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज की कमी और पाकिस्तान के साथ के जियोपॉलिटिकल हालात, इन सब ने एक अपराधी को वापस लाने की प्रक्रिया को कानूनी रूप से लगभग नामुमकिन बना दिया। और अब हम इस केस फाइल के आखिर में एक बहुत ही बड़े सवाल पर खड़े हैं। कुछ साल पहले ऐसी अपुष्ट खबरें आई थीं कि डी कंपनी के इस मास्टरमाइंड को जहर दे दिया गया है या उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर आज भी कुछ पक्का नहीं है। तो क्या डी कंपनी का ये सबसे बड़ा रणनीतिकार वाकई खत्म हो चुका है, या फिर वो अंतर्राष्ट्रीय अपराध की उन गहरी परछाइयों में आज भी कहीं बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा है? इस केस फाइल का ये आखिरी पन्ना अभी भी खुला है। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।